नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग प्रथम के प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, यानी फैला हुआ है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। आइए जानते हैं कहानी के बारे में। दो बैलों की कथा। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, अर्थात स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पद भी दे दी है। निरापद सहिष्णुता, बिना किसी अवरोध के सहन करना, बिना आपत्ति के सहन करना, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास यानी बिना प्रयास किए हुए। जैसे कोई गाय ब्याई हुई है तो जैसे हम उसके बछड़े को छुएंगे या छूने की कोशिश करेंगे तो गाय मारने के लिए आगे आएगी। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है और नहीं देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल करना यानी प्रसन्नता से उछल कूद करना या फिर प्रसन्नता के साथ खेलना। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का अर्थ होता है दुख। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा, अंतिम छोर।
पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि हम भारतीय जो हैं बहुत ही सीधे साधे हैं। कुछ भी हो हम लोग सहन कर जाते हैं और चुप रह जाते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। गण्य बनाना यानी गिनने योग्य बनाना। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बछिया का ताऊ शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिहीन व्यक्ति या फिर मूर्ख व्यक्ति। ये एक मुहावरा है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर ही देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस। चौकस का अर्थ होता है चतुर, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते, यानी बातचीत करते। मूक भाषा ये एक ऐसी भाषा है जो पशुओं की गुप्त शक्ति होती है, जिससे वे एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से। विनोद का अर्थ होता है प्रेम, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। चेष्टा, चेष्टा का अर्थ होता है इच्छा। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। नांद, नांद का अर्थ होता है जहाँ पर गायों के लिए, बैलों के लिए चारा डाला जाता है। वो एक चौड़े मुंह वाला बर्तन होता है जिसे नांद कहते हैं। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, और अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा। गोई, गोई का अर्थ होता है दोनों जो बैल थे उनको। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ जाना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगहिया, पगहिया शब्द का अर्थ होता है बैलों के गले में जो बांधने वाली रस्सी होती है उसे पगहिया कहते हैं। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती
तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अगर ये वो लोग मन में सोच रहे हैं, कौन? दोनों बैल, कि अगर उनके पास बोलने की शक्ति होती तो वे सारी बातें अपने मालिक झूरी से पूछते। संध्या संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों से, बेगानों का अर्थ होता है अनजाने से। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना यानी तिरछी नज़र से देखना। और लेट गए। लेट गए मतलब सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगए तुड़ा डाले। सोता पड़ना, सोता पड़ना का अर्थ होता है या तो जो जल की धारा लगातार बहती है उसको सोता कहते हैं, या फिर झरना जो पानी के रूप में ऊपर से गिरता है उसको सोता कहते हैं। तो दोनों ने जोर मार करके पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तुड़ा सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में ही रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी, चरनी का अर्थ होता है जहाँ पर ये चारा चरते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव, गराव शब्द का अर्थ होता है जो गले में चारों तरफ गोल गोल रस्सी बांधी हुई होती है, उसको गराव कहते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, और विद्रोहमय यानी विद्रोह कर देने वाला प्रेम। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी बहुत ही प्रसन्न हुआ। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से उनको गले लगाना। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए और अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, और इस तरह की अनेक वस्तुएं वो बैलों के लिए लेकर आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। प्रतिवाद, प्रतिवाद शब्द का अर्थ होता है विरोध। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठी यानी उसको क्रोध आने लगा। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहां काम न किया कि भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? आक्षेप का अर्थ होता है उनके ऊपर जो विरोध किया गया है वो। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा सूखा ही दिया जाए। ताकीद, ताकीद का अर्थ होता है चेतावनी देना। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे।
झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी कहोगे। अब इस कहानी का भाग हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे।